नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चंद्रपुर राज्य में एक बुद्धिमान किंतु निर्धन ब्राह्मण रहता था। लोगों के घर पूजा पाठ और कथा वार्ता करके ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी कल्याणी, 2 पुत्र और एक पुत्री भी थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी बेटी सुकन्या की ब्याह का दिन तो पास आते जा रहा है, मगर हमारे पास कुछ धन ही नहीं है। बिना धन के हम अपनी पुत्री का विवाह कैसे करेंगे? इस पर उसकी पत्नी बोली, आप नाहक ही चिंता कर रहे हैं। हमारे राज्य के राजा निर्मल सेन बहुत ही नेक और दयालु राजा हैं। आप उनके पास जाकर मदद मांगिए, वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। पत्नी की बात पे ब्राह्मण बोला, मैं इस तरह से भीख मांगने नहीं जाऊंगा। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, आप इसे भीख मांगना क्यों कहते हैं? ब्राह्मण का काम होता है मांगना और राजा का काम तो दान देना होता है। फिर उसमें संकोच जैसी क्या बात है? आप एक अच्छे काम के लिए महाराज के पास जा रहे हैं, महाराज अवश्य आपको धन देंगे। तब ब्राह्मण बोला, वो बात तो सही है, मगर तुम्हें महाराज की उस विचित्र आदत के बारे में क्या नहीं पता है? महाराज उसी की मदद करते हैं जो उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा में खरा उतरता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, महाराज की इस आदत के बारे में तो पूरा राज्य जानता है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं महाराज की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकूँगा तो मेरी बड़ी ही बदनामी होगी। आप पहले से ही हार के विषय में क्यों सोच रहे हैं? माँ सरस्वती से अपनी जीत की कामना करिए और निश्चिंत होकर जानिए। मेरी मानिए तो आप अपने साथ अपने दोनों पुत्रों को भी ले जाइए, वे भी आपके कार्य में सहायता करेंगे। ब्राह्मण पत्नी की बात सुनकर राजी हो गया। अगली सुबह ब्राह्मण अपने दोनों पुत्रों को साथ लेके राजमहल की ओर चल दिया। रास्ते भर ब्राह्मण यही सोचता रहा कि आज तक मैंने किसी से भी 1 पैसे की सहायता नहीं मांगी है। आज मुझे राजा से सहायता मांगनी पड़ रही है, पता नहीं क्या होगा। यही विचार करते करते वो राजमहल के द्वार पे जा पहुंचा। ब्राह्मण को द्वार पर देखकर प्रहरी ने जाकर महाराज को सूचना दी, महाराज द्वार पे एक ब्राह्मण अपने पुत्रों सहित आपसे भेंट करना चाहता है। अच्छा, ऐसी बात है तो जाओ, ब्राह्मण और उनके पुत्रों को अंदर भेज दो। प्रणाम महाराज। आइए ब्राह्मण देव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाराज, मेरी पुत्री का विवाह नजदीक आ रहा है, परंतु घर में दरिद्रता का वास है, इसीलिए मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। अवश्य ब्राह्मण देव, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा, परंतु उससे पहले आपको मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। आप तीनों में सबसे बड़े आप हैं, इसीलिए मैं इसका प्रारंभ आपसे ही करना चाहता हूँ। मैं आपको एक अधूरी कहानी सुनाऊंगा, आपको अपनी बुद्धिमत्ता से इसे पूरी करनी होगी। उसकी बात कुछ क्षण शांत रहने के बाद महाराज निर्मल सेन बोले, एक राजा थे। एक दिन वो अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे, तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया। उन्होंने अपने एक पहरेदार को बुलाया और कहा, अभी कुछ देर पहले दक्षिण दिशा से एक पक्षी बोला था, जाओ पता लगा कर लाओ कि किस पक्षी की आवाज़ थी। राजा की आज्ञा पाकर पहरेदार दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि ऐसे भला वो कैसे जान पाएगा कि दक्षिण दिशा में कौन पक्षी बोला था। वह इन्हीं विचारों में उलझा हुआ जा रहा था कि उसके कानों में किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई पड़ा। वे ये आवाज़ सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। आवाज़ की दिशा में ही वो झाड़ियों के पीछे जा पहुंचा
वहाँ एक निहत्थे आदमी को 3-4 लोग मिलके मार रहे थे और उसकी स्त्री बुरी तरीके से रो रही थी। ये देखकर उसने अपनी तलवार निकाल ली और उन्हें ललकारते हुए कहा, आओ अभी मैं तुम सबको मजा सिखाता हूँ। और फिर वो उन सब पर टूट पड़ा। उसने एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अपने साथी की ये दशा देख बाकी लोग भाग खड़े हुए। फिर वो स्त्री बोली, भैया हम परदेसी हैं, रात हो जाने के कारण अपने ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तभी इन लोगों ने मेरे पति पर हमला कर दिया। अगर आज तुम ना आते तो ये लुटेरे तो हमें मार ही डालते। तब सैनिक बोला, मैं तो किसी और काम से जा रहा था। वो तो अच्छा रहा मैं इधर आ गया। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। आओ मैं तुम लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें। उसके बाद सैनिक उन्हें ले जाकर एक सराय में ठहरा देता है। तब तक भोर होने को आई थी, इसीलिए वो वापस राजमहल में लौट आता है। उसे देखकर राजा ने पूछा, कहो सैनिक, कुछ पता लगा पाए वो कौन सा पक्षी था? इस पर सैनिक बोला, क्षमा करें महाराज, महल से निकलकर जब मैं पक्षी का पता करने जा रहा था, मुझे एक स्त्री के रोने का सुर सुनाई पड़ा। उसके बाद सेवक ने सारी घटना महाराज को कह सुनाई। इतना सुनकर महाराज क्रोधित हुए और बोले, मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था और तुम क्या करने लगे थे? मैं तुम्हें अभी कारागृह में डाले देता हूँ। इसके बाद राजा ने अन्य सैनिकों को आदेश दिया और उसे कारागृह में डलवा दिया। अगली रात जब महाराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, उन्हें फिर से उसी पक्षी की बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ा। महाराज की उत्सुकता बढ़ गई थी, इसीलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और स्वयं ही उस पक्षी की तलाश में महल से बाहर निकल पड़े। वो पक्षी की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उधर झाड़ियों में कोई लोग हैं। राजा उत्सुकतावश झाड़ियों की तरफ चल दिए। पास पहुंचकर उन्होंने देखा कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। राजा छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक लोग कह रहा था, जैसा भी हो हमें महल के गुप्त ठिकानों का पता लगाना ही होगा, ताकि हम इसकी सूचना विजयनगर के राजा को दें और उचित इनाम प्राप्त कर सके। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, ठीक है, ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे। उनकी बातों से राजा जान गया था वो लोग शत्रु देश विजयनगर के जासूस हैं, जो उनके महल में घुसने की योजना बना रहे थे। इसीलिए वो तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में उन लोगों का वध कर दिया था। उसके बाद राजा अपने महल में लौट आया। महल में वापस आने के बाद राजा सीधा उस सैनिक के पास गया और उसे आज़ाद कर दिया। ब्राह्मण देव, क्या तुम बता सकते हो, राजा ने जिस सैनिक को दंडित किया था उसे क्या कह के आज़ाद कर दिया? जी हाँ महाराज, उस दिन राजा ने सैनिक को आज़ाद करते हुए कहा, सैनिक तुम निर्दोष हो। उस पक्षी की आवाज़ सुनकर हम स्वयं उस पक्षी की तलाश में गए थे, परंतु राह में हमें शत्रु देश के जासूस मिल गए थे। हमने उनका भांडाफोड़ तो कर दिया, परंतु पक्षी की खोज ना कर सके। इसलिए तुम सही हो, समय और परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और तुमने वही किया था। ब्राह्मण का जवाब सुनकर राजा निर्मल सेन बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो उसके बड़े पुत्र से बोले, बेटा अब मैं तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तब राजा बोले, तो सुनो। खेड़ा गांव का मुखिया हरसुख बहुत ही विद्वान था। वह गांव वालों से रोज ही
अनोखे और बुद्धिमानी के सवाल पूछा करता था। उसी गांव में एक युवक था बिरजू। वो भी बहुत बुद्धिमान था। वो अक्सर मुखिया के प्रश्नों के उत्तर बड़े ही बुद्धिमानी से देता रहता था। एक दिन मुखिया ने बिरजू से कहा, बिरजू, क्या तुम दो ऐसे व्यक्तियों को ला सकते हो जिसमें से एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो और दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जीवन में कभी सच ना बोला हो। अगले दिन बिरजू एक व्यक्ति को लेकर मुखिया जी के सम्मुख हाजिर हुआ। मुखिया ने कहा, बिरजू, क्या तुम वो दोनों व्यक्ति ले आए हो? जी मुखिया जी, मैं वो व्यक्ति ले आया हूँ, परंतु यहाँ पर तो सिर्फ एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कहाँ है? तब बिरजू बोला, क्षमा करें मुखिया जी, मगर इस व्यक्ति में दोनों ही गुण मौजूद हैं। मुखिया ने कहा, क्या तुम बावरे हो गए हो? भला एक व्यक्ति में दोनों गुण कैसे हो सकते हैं? इतना कहकर राजा निर्मल सेन ब्राह्मण पुत्र से बोले, अब तुम बताओ कि बिरजू अपनी बात पे क्यों अड़िग था? महाराज, बिरजू ने मुखिया को सही बताया था। उसने मुखिया से कहा था, ये वक्त ऐसा है जिसने अपने जीवन में ना कभी सच बोला है और ना ही कभी झूठ बोला है, क्योंकि वो व्यक्ति जन्म से ही गूंगा था। उसका उत्तर सुनकर महाराज प्रसन्न हो उठे और बोले, शाबाश युवक, तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण के दूसरे पुत्र से कहा, युवक, अब तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा हम लेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं तैयार हूँ। तो सुनो, मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाता हूँ जब मानव सभ्यता का विकास अधिक नहीं हुआ था। उस समय रोज नए नए आविष्कार करके लोग अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर रहे थे। उसी समय एक गांव में एक जुलाहा रहता था जिसका नाम वीरम था। उसके दो पुत्र थे, सूर और चंद्र। वीरम की पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन वो स्वयं ही करता था। उसके दोनों पुत्र बहुत ही नटखट थे। वीरम को अपनी पत्नी की कमी का अक्सर एहसास होता रहता था। वो अकेले ही सब कारभार संभालता था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। धीरे धीरे करके उसके दोनों पुत्र अब युवा हो चुके थे। वीरम अक्सर सोचता, काश इस घर में भी कोई स्त्री होती जो इस घर की देख रेख करती और इस घर को साज संवार कर रखती। ऐसे ही एक दिन वो चला जा रहा था, तभी राह में उसे उसका मित्र मिला। उसे देखकर ही शंकर ने कहा, अरे वीरम, कहो क्या हाल है? अब तो तुम्हारे दोनों पुत्र युवा हो चुके होंगे। बुरा मत मानो तो मैं एक बात कहूँ, मेरे भी दो पुत्रियाँ हैं, चंपा और फुलवा। मैं चाहता हूँ मेरी दोनों पुत्रियों का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ हो जाए। इतना सुनकर वीरम बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नेकी और पूछ पूछ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। और फिर कुछ दिनों बाद ही वीरम के दोनों पुत्र सूर और चंद्र का विवाह चंपा और फुलवा के साथ हो गया। दोनों ही बहनें बहुत ही संस्कारी और सुघड़ थी। उन्होंने आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली थी। घर का एक एक कोना चमक उठा था। घर में रौनक लौट आई थी। उन दोनों की हंसी से घर गुलजार होता रहता था। वीरम अब बहुत ही प्रसन्न था। धीरे धीरे करके समय बीतता रहा। जब उनके विवाह का 1 वर्ष हो गया तो एक दिन दोनों बहनें वीरम के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे मायके गए हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया है। अब मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, इसीलिए अपने मायके जाना चाहती हूँ।
ये सुनकर वीरम उदास हो उठा। उसने सोचा, इन दोनों बहुओं के चले जाने से घर की रौनक ही चली जाएगी। क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे वो लोग मायके ना जा सके। इसलिए कुछ सोचकर वो दोनों बहुओं से बोला, ठीक है, तुम्हें मायके जाना हो तो जाओ, परंतु जब तुम दोनों वापस आओगी तो तुम मेरे लिए उपहार लेके आना। उपहार की बात सुनकर दोनों बहनें खुशी खुशी राजी हो गईं। तब वीरम ने कहा, सुनो फुलवा बहू, जब तुम आना तो मेरे लिए कागज में आग लेकर आना, और चमेली बहू, तुम्हें मेरे लिए कागज में हवा लेकर आनी होगी। जब तुम दोनों मेरे लिए ये उपहार लाओगी तभी मेरे घर वापस आना, अन्यथा इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों बहनों ने मैके जाने की खुशी में इस विचित्र उपहार पे ध्यान ही नहीं दिया था और वो खुशी खुशी अपने मायके चली गईं। उन दोनों के जाने के बाद घर वीरान हो गया था। कभी कभी वीरम ये सोचकर डर जाता, अगर उसकी बहुएं उसकी शर्त पूरी ना कर सकी तो क्या होगा, उनके बिना ये घर कैसा होगा। उधर फुलवा और चंपा अपने मायके में खुशी खुशी रह रही थी। दिन हवा बनकर बीतते गए। धीरे धीरे करके ससुराल वापस आने का समय हो गया। तब दोनों बहनों को अपने ससुर का वचन याद आया और वो सोच में पड़ गई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे ससुर ने हम दोनों से एक उपहार मांगा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं वापस आते समय कागज में आग लेकर आऊं। और चंपा बोली, और उन्होंने मुझसे कागज में हवा भर के लाने को कहा है। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो उठी और बोली, अब ये कैसे संभव है, कागज में भला आग कैसे आ सकती है, ऐसे तो कागज जल जाएगा और कागज में हवा कैसे आएगी। तुम दोनों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, भला ऐसा कागज मैं कहाँ से लाऊं जिसमें आग और हवा आ सके। अचानक उनके दिमाग में मतई प्रधान का ख्याल आ गया। मतई प्रधान बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसीलिए उनकी माँ मतई प्रधान के पास गई और बोली, प्रधान जी, आप बस्ती के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने पूरी दास्तान मतई प्रधान को सुनाई। उसको सुनकर मतई प्रधान मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य करना चाहे और कर ना सके, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद राजा निर्मल सेन ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि मतई प्रधान ने इतने विश्वास के साथ ये बात क्यों कही थी और इस समस्या का हल उन्होंने कैसे निकाला था। तब ब्राह्मण का छोटा पुत्र बोला, महाराज, मतई प्रधान वाकई बहुत विद्वान था। वह अपने घर के अंदर गया और एक वस्त्र लेकर बाहर आया जो कागज की बनी हुई थी। उसने उसे चंपा के हाथों में देते हुए कहा, ये लो बेटी, इसमें हवा भरी हुई है, इसे डुलाकर देखो, इसमें हवा मिलेगी। चंपा ने उस कागज को डुलाकर देखा तो उसमें ठंडी ठंडी हवा भरी हुई थी। चंपा वो उपहार पाके बहुत ही प्रसन्न हुई। उसके बाद मतई प्रधान अपने घर के अंदर गया और थोड़ी ही देर बाद वो एक अनोखी चीज बनाकर लाया। उसके बाद उसे फुलवा को देते हुए कहा, ये लो, ये कागज का कंदील है, तुम इसमें आग भर के ले जा सकती हो। उसके बाद चंपा और फुलवा दोनों उपहार लेके ससुराल आ गई। उसे देखकर वीरम ने कहा, बहुओं, क्या तुम मेरे लिए मेरा दिया हुआ उपहार लेकर आई हो। तब फुलवा ने वो कंदील देते हुए कहा, पिताजी, ये कागज का बना हुआ है, घर के सामने दिन के समय इसे लटकाने से घर की शोभा बढ़ेगी और रात्रि के समय इसके अंदर हम
दीपक रख के जला देंगे। वीरम बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, बहू, तुम्हारी मुस्कुराहट से जो प्रकाश होता है वो भला इस दीपक में कहाँ है। फिर चंपा ने वीरम को कागज का पंखा देते हुए कहा, लीजिए पिताजी, इसे आप अपने चेहरे के पास डुलाकर तो देखिए। वीरम ने जब ऐसा किया तो उसमें ठंडी ठंडी हवा आई, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह, तुम्हारा ये उपहार हमें बहुत ही पसंद आया। ये न सिर्फ हमारे परिवार को सुख देगा वरन पूरी दुनिया में प्रचलित होकर सबको सुख प्रदान करेगा। तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान उपहार लेकर आई हो, पर सच कहूँ बहू, तुमसे मूल्यवान तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम दोनों हमारी घर की रौनक और अमूल्य तोहफे हो। तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम जब भी चाहो अपने मायके जा सकती हो। उसका उत्तर सुन के राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सच मानो तो तुम तीनों ही बहुत बुद्धिमान हो। फिर वो ब्राह्मण से बोले, अब मेरी एक शर्त और है। जी महाराज, अब कोई और शर्त भी बाकी रह गई है। ब्राह्मण ने सशंकित होते हुए पूछा। महाराज मुस्कुराए और बोले, सच तो ये है, तुम्हारे पुत्र बहुत ही बुद्धिमान हैं और मेरी 2 पुत्रियां हैं। मैं उनका विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। जब अपनी पुत्रियों की ब्याह की बात साधारण युवकों से सुनी तो महारानी कुछ व्यथित होते हुए बोली, महाराज, मेरी पुत्रियां तो राजकुमारी हैं, वो साधारण मनुष्य के साथ कैसे रह पाएंगी। तब राजा ने कहा, माना कि वो दोनों एक साधारण परिवार से हैं, मगर बुद्धिमत्ता में वो एक अनमोल नगीना है। हमारे कोई पुत्र तो है नहीं, इसलिए आगे चलकर राजकाज की बागडोर तो ये दोनों ही संभालेंगे। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से कराया और कुछ दिनों बाद ब्राह्मण पुत्रों का ब्याह राजा की दोनों पुत्रियों के साथ संपन्न हुआ।